गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं संदीप कुमार शुक्ला आप सभी के साथ कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग सब्जेक्ट पर डिस्कशन करूंगा। ये सब्जेक्ट कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग आरएसी डिप्लोमा पाठ्यक्रम के चौथे सेमेस्टर में आती है। ये कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से संबंधित है जो कि कंप्यूटर और उसके एसोसिएटेड पार्ट्स के द्वारा संभव हो पाती है। इस सब्जेक्ट के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि कैसे कंप्यूटर्स और इसकी टेक्निक्स की सहायता से मैन्युफैक्चरिंग को एक उच्च लेवल पर पहुंचाया जा सकता है और इसके द्वारा ही मैन्युफैक्चरिंग की बहुत सारी प्रोसेस को यूज करते हुए मैन्युफैक्चरर अपने अचीवमेंट को और बड़ा कर सकता है, आगे बढ़ा सकता है। क्योंकि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था उस देश की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता पर भी काफ़ी हद तक निर्भर करती है। जिस देश का मैन्युफैक्चरिंग लेवल जितना हाई होगा, यानी प्रोडक्शन जितना हाई होगा, उस देश की अर्थव्यवस्था भी उतनी ही उन्नत मानी जाएगी। तो अब इस सब्जेक्ट में आगे बढ़ने से पहले ये ज़रूरी है कि हमें सबसे पहले कंप्यूटर का और उसके बाद कैड सॉफ्टवेयर की जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि आप लोग जानते ही हैं, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने से पहले उसकी डिजाइनिंग आवश्यक होती है। बिना डिजाइनिंग के प्रोडक्ट का निर्माण संभव नहीं हो पाता। इसीलिए ज़रूरी है कि डिजाइनिंग प्रोसेस अच्छी क्वालिटी का हो। क्योंकि सीधी सी बात है, अगर डिजाइन में परफेक्शन आएगा तो कंपोनेंट का जो प्रोडक्शन होगा उसके आधार पर एक उच्च क्वालिटी का प्रोडक्ट हमें मिल पाएगा। डिजाइनिंग अगर इम्परफेक्ट है, अर्थात अच्छी डिजाइनिंग नहीं है, यानी कि उसके साइज में डिस्टर्बेंस हो या फिर उसके सरफेस फिनिश में डिस्टर्बेंस हो, तो इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट उस प्रोडक्ट की क्वालिटी पर भी पड़ेगा। तो डिजाइनिंग प्रोसेस बहुत ही सुदृढ़ होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, जिससे कि हमारा कार्य प्रोडक्ट के निर्माण के लिए आसान हो जाए। अब प्राचीन समय में जब हमारे पास कंप्यूटर नहीं था, कैड सॉफ्टवेयर नहीं था, तो ऑब्वियस सी बात है डिजाइनिंग का सारा कार्य मैनुअल होता था, यानी हाथ से किया जाता था। मैनुअल प्रोसेस उतना रिफाइन नहीं हो पाता था। अगर डिजाइनिंग में कोई गलती हो जाती थी तो उसे सुधारने में भी काफ़ी वक्त लगता था और इसकी वजह से जो प्रोडक्ट के टॉलरेंसेस होते हैं, जैसे कि डायमेंशन टॉलरेंस हो गए, सरफेस फिनिश टॉलरेंस हो गए, ये सारी चीज़ें अफेक्टेड होती थी और अल्टीमेटली कहीं ना कहीं प्रोडक्ट अपनी उच्च क्वालिटी को खो देता था। लेकिन ये सारी व्यवस्था तब आसान हो गई जब कंप्यूटर अस्तित्व में आया और इसके साथ ही बहुत सारे डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर भी उपयोग में आ गए। इसके द्वारा प्रोडक्ट का डिज़ाइन काफ़ी आसानी से अच्छी क्वालिटी का किया जा सकता है। अगर किसी प्रकार का कोई मॉडिफिकेशन हो तो वो भी आसानी से इसमें संभव है। अब चूंकि डिजाइनिंग प्रक्रिया कंप्यूटर और कैड सॉफ्टवेयर की सहायता से होती है, तो इसीलिए इस प्रकार की डिजाइनिंग को कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग कह दिया जाता है। और अब चूंकि कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग हो गई और इसके साथ ही प्रोडक्ट का निर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग भी हम कंप्यूटर के सहायता से ही, अर्थात कंप्यूटर की टेक्निक्स का उपयोग करके उसके द्वारा मशीन टूल्स का ऑपरेशन और उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रिया की जाती है। इसलिए इस पूरी प्रोसेस को कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर और कैड सॉफ्टवेयर की सहायता से हमने डिज़ाइन किया और कंप्यूटर और उसके वेरियस पार्ट्स और टेक्निक की सहायता से हमने मशीन टूल्स इत्यादि का ऑपरेशन करके प्रोडक्ट का निर्माण किया। इसलिए इस पूरी प्रोसेस, प्रोडक्शन प्रोसेस को या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस या कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग कहा जाएगा। जैसा कि मैंने कहा कि जिस देश की प्रोडक्शन टेक्निक यानी निर्माण प्रक्रिया और इसके संसाधन उन्नत होंगे, उस देश की अर्थव्यवस्था भी काफ़ी अच्छी होगी। इसीलिए अभी वर्तमान समय में चाइना प्रोडक्शन में काफ़ी आगे चल रहा है हमारे देश से। फिर भी हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं, अपने देश को प्रोडक्शन हब बनाने में कोशिश कर रहे हैं। और कोई देश प्रोडक्शन का हब तब बन पाएगा जब वहाँ की निर्माण संसाधन वो काफ़ी उन्नत हों, मशीन टूल्स काफ़ी अच्छे हों, उनका ऑपरेशन कंप्यूटरीकृत तकनीक के द्वारा
बहुत ही एफिशिएंट तरीके से किया जा रहा हो, जिसकी वजह से जो कंपोनेंट्स बनेंगे वो हाई क्वालिटी के होंगे, हाई प्रिसीजन के होंगे, लो कॉस्ट के होंगे और फास्टर रेट पर अवेलेबल होंगे। ये सारी प्रक्रिया उस देश को प्रोडक्शन हब बनाने में मदद करेंगी। कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग और कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा ही फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम का निर्माण किया जा सकता है, क्योंकि ये सारी प्रक्रिया ही यानी कि कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग एंड फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, ये सारी की सारी प्रक्रिया एक कॉमन यानी कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत क्लासिफाइड की जाती हैं, रखी जाती हैं, जिसका उपयोग करके हम अपने डिजायर्ड गोल्स को, अर्थात जो हम करना चाहते हैं, आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि बेसिकली हमारा उद्देश्य होता है अपने देश को, अपने संस्थान को एक प्रोडक्शन हब के रूप में तैयार करना। तो इसमें हमारी मदद ये तीन कंपोनेंट करते हैं। एक है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, दूसरा कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग और तीसरा फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। इन तीनों ही सिस्टम का जो सम्मिलित रूप है, कंबाइंड फॉर्म है, उसी को ही कहा जाता है कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग। अर्थात कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत हमारा कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग और फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग, ये तीनों ही आ जाते हैं। इसके साथ ही इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद जब आप पूरी तरह से इस कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग सब्जेक्ट की स्टडी कर चुके होंगे, तो आप जान पाएंगे कि कैसे अलग अलग टेक्निक्स का उपयोग करके कंप्यूटर की सहायता से कई सारे सॉफ्टवेयर के द्वारा हम अपने मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को इंटरनेशनल लेवल पर और अपने संस्थान को एक हाई स्टैंडर्ड लेवल पर पहुंचा सकते हैं, जो कि हमारे गोल्स को अचीव करने में हमारी मदद कर सकता है। अब सब्जेक्ट में आगे बढ़ने से पहले हम आपको इस सब्जेक्ट की मार्किंग सिस्टम की बात कर लें, अर्थात किस प्रकार से इसमें क्वेश्चंस पेपर आएंगे और कैसे इसमें पूरा मार्क डिसाइड किया जाएगा। तो इसमें इस सब्जेक्ट के अंतर्गत एक्सटर्नल में टोटल 70 नंबर और इंटरनल में 30 नंबर डिसाइडेड हैं। एक्सटर्नल के 70 नंबर में 50 नंबर का एक थ्योरी पेपर होगा और 20 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। इस प्रकार एक्सटर्नल में टोटल 70 नंबर और इंटरनल मार्किंग के अंतर्गत 20 नंबर का थ्योरी का सेशनल बनेगा और 10 नंबर का प्रैक्टिकल का सेशनल बनेगा। तो इस प्रकार से इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों को ही मिला करके ये पूरा का पूरा 100 नंबर का पेपर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको मार्किंग समझ में आई होगी। एक्सटर्नल में आपको 70 नंबर का पेपर और इंटरनल में 30 नंबर का पेपर। 70 में 50 नंबर का रिटन थ्योरी पेपर होगा और 20 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। इसी तरह इंटरनल में 20 नंबर का थ्योरी का सेशनल और 10 नंबर का प्रैक्टिकल का सेशनल बनेगा। तो ये रही हमारी इस कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग सब्जेक्ट की मार्किंग स्कीम। अब हम बात करेंगे इसके सिलेबस की, कि इस सब्जेक्ट का सिलेबस कितना है और इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है। तो आपको बताते चलें, इस सब्जेक्ट को टोटल 7 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहली यूनिट है हमारा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन यूनिट के बारे में हम जानेंगे कि किस प्रकार से कंप्यूटर और वेरियस डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर या मैन्युफैक्चरिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग करके किस तरह से किसी प्रोडक्ट को डिज़ाइन किया जा सकता है और डिजाइनिंग के पश्चात उनका मैन्युफैक्चरिंग में किस प्रकार से यूज किया जा सकता है। इसमें हमारे पास कैड सॉफ्टवेयर यानी कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन या कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग, इसके अलावा कैम यानी कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, और फिर अभी हमने जो सिम की बात की थी जिसके अंतर्गत कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग और फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग, तीनों को हमने सम्मिलित किया था। इन सब के बारे में हम लोग परिचय लेंगे और इनके बारे में अध्ययन करेंगे कि क्या हैं, कैसे काम करते हैं। इसके अलावा हमारी इसी चैप्टर में दूसरी जो टॉपिक होगी वो होगा एडवांटेज ऑफ कैड कैम, यानी अगर हम अपने मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में कैड कैम सिस्टम को अप्लाई करते हैं कंप्यूटर की सहायता से,
तो इसकी क्या लाभ हो सकते हैं हमें, ये बात भी इसमें हम देखेंगे। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसी चैप्टर में, वो है प्रोडक्ट साइकिल एंड कैड कैम। प्रोडक्ट साइकिल का मतलब है प्रोडक्ट के डिजाइनिंग से लेकर के प्रोडक्ट के डिस्पोजल तक, क्योंकि सीधी सी बात है एक समय ऐसा आता है कि कोई भी प्रोडक्ट हो वो अंत में अपनी क्वालिटी को खो देता है और जिस पर्पज के लिए उसे बनाया गया था वो पूरा नहीं कर पाता। और जब प्रोडक्ट अपने पर्पज को पूरा नहीं कर पाता तो प्रोडक्ट को स्क्रैप मान लिया जाता है और उसका डिस्पोजल कर दिया जाता है। तो प्रोडक्ट के डिजाइनिंग से लेकर डिस्पोजल तक की जो स्टेप्स हैं उसी को ही प्रोडक्ट साइकिल कह देते हैं। और इस प्रोडक्ट साइकिल में कैड कैम अपना क्या रोल निभा सकता है ये भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद है ऑटोमेशन एंड कैड कैम। अब जैसा कि आपने देखा सुना कि कैड सॉफ्टवेयर जो है और कैम सॉफ्टवेयर दोनों ही कंप्यूटर की सहायता से संचालित हैं। तो कंप्यूटर की मदद से इस पूरी व्यवस्था को ऑटोमेशन प्रोसेस में कैसे लाया जाए और किस प्रकार से अपनी क्षमताओं का अधिक विकास करके प्रोडक्ट को अच्छे से क्वालिटी से बनाया जा सके, इस व्यवस्था को भी हम इसी में देखेंगे। उसके बाद है रीजन्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कैड कैम। फिर हम ये भी देखेंगे कि क्या कारण है जिसके लिए हम कैड कैम सिस्टम को अप्लाई कर रहे हैं, अर्थात हमें इसकी आवश्यकता ही क्यों है। और इसी यूनिट्स के अंतर्गत हमारा जो लास्ट स्टेप होगा वो है स्टेप्स इन्वॉल्व इन कैम ऑपरेशन, अर्थात कंप्यूटर की सहायता से मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, यानी किसी प्रोडक्ट को कंप्यूटर की सहायता से बनाने के लिए कितने स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे और उनको किस प्रकार से अप्लाई किया जाना चाहिए, ये बात भी हम इसी चैप्टर्स के अंतर्गत पढ़ेंगे। इस सब्जेक्ट के अंतर्गत हमारी जो दूसरी यूनिट है वो है सरफेस एंड सॉलिड मॉडलिंग यूजिंग कैड कैम। अलग अलग टाइप्स की सरफेसेस होती हैं, अलग अलग टाइप्स के सॉलिड्स हैं, उनका मॉडलिंग कैसे किया जाए और उनका यूज करके एक परफेक्ट डिज़ाइन किस प्रकार से तैयार की जाए, ये सारी बातें हम इस दूसरी यूनिट में पढ़ेंगे। ये एक लंबी यूनिट है, इसमें बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं जो हमें देखना होगा, जैसे कि इंट्रोडक्शन टू प्रीमेट्रिक एंड नॉन प्रीमेट्रिक सरफेसेस, अर्थात ये जो प्रीमेट्रिक और नॉन प्रीमेट्रिक सरफेसेस होती हैं ये ऐसी सरफेसेस हैं जो अपने सिंप्लीफाइड फॉर्म में होती हैं और इनका उपयोग करके हम एक कॉम्प्लेक्स सरफेस का निर्माण कर सकते हैं। दूसरा है हमारे पास क्रिएशन ऑफ सिंपल सरफेसेस यूजिंग रिवॉल्व्ड सरफेसेस, रूल्ड सरफेसेस एंड 3D कमांड्स एट्सेट्रा। जैसे कि हमारे पास कुछ सिंपल सरफेस हो गए, मान लो सिलेंड्रिकल सरफेस है, कोनिकल सरफेस है, इनका निर्माण हम किस प्रकार से कर्व इत्यादि को रिवॉल्व करके बनाए जा सकते हैं। जैसे कि अगर मान लो हमें कोई सिलेंड्रिकल सरफेस बनाना है तो उसके लिए हम एक रेक्टेंगल को किस प्रकार से रिवॉल्व करके एक सिलेंड्रिकल सरफेस बना सकते हैं। तो ये सारी बातें हम इस दूसरे टॉपिक के अंतर्गत देखेंगे। दूसरे यूनिट के अंतर्गत हमारी जो तीसरी टॉपिक है वह है डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर यूज्ड इन क्रिएशन ऑफ सॉलिड मॉडल्स, यानी सॉलिड मॉडल्स को बनाने के लिए ऐसे कौन कौन से डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर हैं जिनका उपयोग हम कर सकते हैं अपने कंपोनेंट्स को डिज़ाइन करने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास कंसेप्ट ऑफ सॉलिड मॉडल्स। ये एक्चुअली में सॉलिड मॉडल्स होते क्या हैं और इनकी सहायता से किस प्रकार से हम एक परफेक्ट कंपोनेंट्स को डिज़ाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सॉलिड प्रिमिटिव्स, वही जो हमने कहा था सिंपल ऑब्जेक्ट्स जिनकी सहायता से हम कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। तो उसमें है बॉक्स, सिलेंडर, कोन, स्फेयर, बेज एंड टोरस। ये सब कुछ सिंपल प्रिमिटिव्स हैं जिनका उपयोग करके हम एक कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड ऑब्जेक्ट का निर्माण कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कंस्ट्रक्शन ऑफ सॉलिड यूजिंग रीजन, एक्सट्रूड एंड रिवॉल्व्ड फीचर्स। कुछ कैड सिस्टम में ऐसे सॉफ्ट फीचर्स हैं जिसकी उपयोग के द्वारा हम सॉलिड ऑब्जेक्ट्स को बना सकते हैं। जैसे कि हमें अगर सॉलिड रॉड का निर्माण करना है तो उसके लिए हम एक्सट्रूड कमांड इत्यादि का उपयोग करके आसानी से बना सकते हैं। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है इसी दूसरे यूनिट के अंतर्गत जो है क्रिएशन ऑफ कंपोजिट सॉलिड यूजिंग बूलियन फंक्शनिंग इज दैट यूनियन, सब्सट्रैक्शन एंड इंटरसेक्शन। इस कैड सॉफ्टवेयर के अंतर्गत एक ऐसा फीचर्स भी अवेलेबल है जिसकी सहायता से हम अलग अलग बूलियन ऑपरेशंस का उपयोग करके एक कॉम्प्लेक्स और जटिल सरफेस का निर्माण कर सकते हैं। पास आता है यूनियन,
यूनियन की सहायता से हम दो सॉलिड प्रिमिटिव्स को जोड़ सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास सब्सट्रैक्शंस, इसकी सहायता से कोई एक पोर्शन विशेष निकाल सकते हैं और हम एक नए टाइप का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शनिंग सॉलिड्स एंड मॉडिफिकेशन ऑफ सॉलिड एजेस एंड फेसेस यूजिंग सॉलिड एडिटिंग कमांड्स, यानी सॉलिड एडिटिंग कमांड्स का उपयोग करके हम दूसरे प्रकार के कंपोनेंट्स को बना सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास है नेक्स्ट परफॉर्मिंग 3D ऑपरेशंस लाइक 3D एरे, मिरर, रोटेट। अर्थात कई बार ऐसा होता है कि हमें ऑब्जेक्ट बनाने के लिए कुछ बेसिक सिंपल कमांड्स का उपयोग करना पड़ता है उस ऑब्जेक्ट की सिमेट्री की वजह से। सपोज दैट हमें मान लो एक कोई ऐसे रेक्टेंगल का निर्माण करना है जिसके दोनों साइड में अर्थात सेंटर के दोनों साइड में कुछ होल्स वगैरह हैं, तो इस प्रकार के ऑब्जेक्ट में हम एक साइड्स की डिजाइनिंग कर लेते हैं और दूसरी साइड्स की डिजाइनिंग ऑटोमेटिकली हो जाती है जब हम मिरर कमांड लगा देते हैं। ये सब कार्य हम लोग अगर मौका मिला तो लैब में जा कर के अच्छे से देखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्रिएशन ऑफ फिलेट्स एंड चैम्फर्स। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि उनके कॉर्नर्स या तो शार्प एजेज में कट होते हैं या राउंड शेप में होते हैं। जैसे आप अपने मोबाइल्स के कॉर्नर्स को देख सकते हैं जिनके एजेज एक राउंड शेप में टर्न हैं, इनको हम लोग फिलेट की संज्ञा दे देते हैं। तो इनका निर्माण इन टेक्निक्स की सहायता से आसानी से हो जाता है। उसके बाद है हमारे पास डायमेंशनिंग ऑफ सॉलिड्स, क्योंकि सीधी सी बात है बिना डायमेंशनिंग के तो हम कोई ऑब्जेक्ट बना नहीं पाएंगे। ज़रूरी है कि डायमेंशनिंग कैसे दी जानी है इस व्यवस्था को भी ध्यान में रख के देखें। नेक्स्ट है हमारे पास 2D एंड 3D ट्रांसफॉर्मेशंस, अर्थात किसी चीज़ को 2D से 3D में ट्रांसफ़र कैसे करेंगे इसके लिए हम लोग देखेंगे। कई सारे इसमें मेथड्स हैं जैसे कि ट्रांसलेशन, स्केलिंग, रोटेशन, मिरर, जूमिंग एट्सेट्रा। ये सारी वह व्यवस्थाएं हैं जिनके द्वारा हम हमारे कंपोनेंट्स को आसानी से डिजाइन कर पाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास तीसरी यूनिट है जिसका नाम है वीविंग ऑब्जेक्ट्स इन 3D स्पेस, अर्थात किसी ऑब्जेक्ट विशेष को 3D स्पेस में कैसे देखना है। इसमें भी 5-6 टॉपिक हैं, अच्छे टॉपिक हैं। एक सरल यूनिट है, ये आसानी से इसे हम देख लेंगे। पहला यूनिट टॉपिक है इस यूनिट के अंतर्गत वीविंग द ऑब्जेक्ट्स इन डिफरेंट व्यूज, अर्थात अलग अलग डायरेक्शन से किसी ऑब्जेक्ट को किस प्रकार से देखना है। दूसरी टॉपिक कहती है कंसेप्ट ऑफ SW, SE, NE एंड आइसोमेट्रिक व्यूज। SW का मतलब साउथ वेस्ट, SE का मतलब साउथ ईस्ट एंड NE का मतलब नॉर्थ ईस्ट। इसके अलावा है आइसोमेट्रिक व्यूज, अर्थात किसी ऑब्जेक्ट को इन सारे डायरेक्शंस में अलग अलग कैसे देखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास एक कॉन्सेप्ट व्यू पोर्ट का, ये एग्जाम्स में पूछे गए हैं, इनको आपको ध्यान से देखना होगा। व्यू पोर्ट क्या होता है? ये एक ऐसा पॉइंट विशेष होता है जहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं। फोर्थ है हमारे पास लेआउट, चेंजिंग फ्रॉम मॉडल टू पेपर स्पेस लेआउट, अर्थात कैसे हम लेआउट चेंज करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास अरेंजिंग द ड्राइंग शोइंग डिफरेंट व्यूज टू गेट द हार्ड कॉपी, अरेंजिंग द ड्राइंग शोइंग डिफरेंट व्यूज टू गेट द हार्ड कॉपी, अर्थात जो हमने अभी डिजाइन किया है प्रोडक्ट का उसको अलग अलग डायरेक्शंस में अरेंजमेंट करके और उनकी हम हार्ड कॉपी कैसे प्लॉटर वगैरह की सहायता से प्राप्त कर पाएंगे, ये व्यवस्था हम इसमें देखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास प्लॉटिंग द ड्राइंग, अर्थात उनके हार्ड कॉपी को प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, हमारी नेक्स्ट यूनिट है यानी कि फोर्थ यूनिट हमारी कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रही है। अभी तक हमने पहले यूनिट में इंट्रोडक्शन देखा, कैड कैम और सिम जो सॉफ्टवेयर्स हैं इनका उपयोग कैसे करेंगे डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग इत्यादि में। दूसरे में हमने मॉडलिंग देखा कि कैसे हम अपने अलग अलग कंपोनेंट्स को क्रिएट करेंगे, डिजाइन करेंगे। थर्ड में देखा इन ऑब्जेक्ट्स को हमें अलग अलग डायरेक्शन से कैसे देखना है। और फोर्थ यूनिट है हमारी कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, इसकी सहायता से किस प्रकार हम अपने ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे, कैसे उसका प्रोडक्शन करेंगे, ये देखना है। तो इसमें सबसे पहला है हमारे पास सेटिंग अप द ऑब्जेक्ट्स, डिफाइनिंग द ऑपरेशन एंड क्रिएटिंग ज्योमेट्री। ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट या जॉब को किस प्रकार से मशीन पर सेट करेंगे और ऑपरेशन प्रोसेस को, अर्थात किस जॉब पर क्या ऑपरेशन होना है, ये सीक्वेंस भी हमें ही डिसाइड करना पड़ता है।
ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास स्पेसिफाइंग दी टूल्स, यानी किस प्रकार के ऑपरेशन के लिए कैसे टूल्स की आवश्यकता होगी। मशीनिंग पैरामीटर्स क्या होनी चाहिए। एंड टाइप ऑफ मशीनिंग, और कैसी मशीनिंग हमें करनी है उस ऑब्जेक्ट को प्राप्त करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए। ये सारी बातें इसी में देखा जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है इस यूनिट के अंतर्गत जो है बैक प्लॉटिंग एंड वेरिफिकेशंस ऑफ ऑपरेशंस, यानी कार्य से पहले उसको प्लॉट करना और हमारा जो प्रोसेस होने वाला उसका सीक्वेंस क्या होगा, इसमें हम देखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास पोस्ट प्रोसेसिंग, कन्वर्टिंग दी जनरेटेड टूल्स पाथ इन एनसी कोड डिपेंडिंग ऑन द सिस्टम। जो अभी प्री प्लानिंग हमने की थी उसको अब कंप्यूटर प्रोग्रामर के द्वारा किस प्रकार से पोस्ट प्रोग्रामिंग में चेंज करेंगे जिससे कि हमारा ऑपरेशन कार्य हो सके। नेक्स्ट है हमारे पास सेटिंग अप दी पैरामीटर रिलेटिंग टू दी कम्युनिकेशन लाइन ट्रांसफ़र ऑफ प्रोग्राम्स टू सीएनसी मशीन। जो कोडेड हमने अभी प्रोग्राम में बनाए हैं उनको सीएनसी मशीन में ट्रांसफ़र प्रक्रिया इसमें देखेंगे। और लास्ट है हमारे पास ट्रांसफ़र ऑफ ड्राइंग डेटा फ्रॉम एनी कैड सॉफ्टवेयर टू सीएनसी एमआईएस एंड जनरेशन ऑफ जी कोड्स एम कोड्स, क्योंकि सीधी सी बात है जो हमने प्रक्रिया प्रोसेस किया है उसको कैड सॉफ्टवेयर के द्वारा, या जो डिज़ाइन हमने बनाई है कैड सॉफ्टवेयर का उपयोग करके, अब इन सब का ट्रांसफ़र एमएनसी सीएनसी मशीन्स में करेंगे जिसके द्वारा हमें ऑपरेशंस के लिए रिक्वायर्ड जी कोड्स और एम कोड्स मिल जाएंगे। तो ये हमारी सारी प्रक्रिया 4th यूनिट की रहेगी जो हम इसमें देखेंगे। और नेक्स्ट है हमारे पास 5वीं यूनिट जिसका नाम है फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स। इस फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम जो कि हमने कहा था सिम का पार्ट से, सिम का था कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग, यानी कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग में हमने 3 कंपोनेंट्स की बात की थी। एक था कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग, दूसरा कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग और तीसरा था फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। तो हमारा ये तीसरा कंपोनेंट है। हमने 2 देख लिया, कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग देख लिया, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग देख लिया। और नेक्स्ट अर्थात 5वीं यूनिट जो हमारी है फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, ये इससे यानी कि कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग का तीसरा सेगमेंट है। इसमें हम देखेंगे एफएमएस यानी फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग होती क्या है। उसके बाद हम देखेंगे इसके डिफरेंट प्रिंसिपल्स क्या हैं, कैसे इनका उपयोग करना है और किस प्रकार से एक मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में ये बड़े बदलाव लाते हैं। इसके साथ ही जॉब फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, ये सारी बातें इसमें हम देखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास फीचर्स ऑफ एफएमएस यानी फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम की विशेषताएं क्या हैं, फीचर्स क्या हैं, जैसे कि प्रोडक्शन इक्विपमेंट, सपोर्ट सिस्टम, मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम, कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम, ये सारे इसके पार्ट्स हैं फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम की, जिसकी सहायता से हम अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में फ्लैक्चुएशन क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एडवांटेज एंड लिमिटेशंस ऑफ एफएमएस, यानी कि इस फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम की एडवांटेज क्या हैं, इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, ये सारी बात भी हम इसी के अंतर्गत देखने वाले हैं। उसके बाद हमारे पास 6ठी यूनिट है जो कि है मैन्युफैक्चरिंग एप्लीकेशंस, इसका नाम है रैपिड प्रोटोटाइपिंग। अब ये क्या होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमें देखना है। तो सबसे पहले करते क्या हैं कि हम एक डिज़ाइन तैयार करते हैं किसी ऑब्जेक्ट की। डिज़ाइन के बाद फिर उसका हम एक सिंपल मॉडल तैयार करते हैं जिसकी सहायता से हम अपने ऑब्जेक्ट के प्रोडक्शन के लिए उसके प्रॉपर्टीज़ को, क्वालिटीज़ को टेस्ट करते हैं कि किस प्रकार से ये हमारे ऑब्जेक्ट को हमारे उद्देश्य के लिए सफल बनाएगा। तो ये सारी चीज़ें रैपिड प्रोटोटाइपिंग के अंतर्गत हमारी आएंगी, जिसमें बहुत सारी प्रोसेस होंगी जैसे कि 3D प्रक्रिया इत्यादि, तो ये हम देखेंगे। अब खास बात है कि रैपिड प्रोटोटाइपिंग टेक्निक्स का एक समूह है, कलेक्शन है, जिसकी सहायता से किसी डिज़ाइन का भौतिक मॉडल यानी फिजिकल मॉडल तैयार किया जाता है। जिसकी सहायता से किसी डिज़ाइन का भौतिक मॉडल यानी कि फिजिकल मॉडल तैयार किया जाता है। रैपिड प्रोटोटाइपिंग में कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन तकनीकों का प्रयोग किया जाता है, यानी जो कैड के अलग अलग टेक्निक्स हैं जैसे कि SL हो गया, FDM हो गया, SLS, LOM,
इन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। इसके अलावा इसमें कुछ 3D प्रिंटिंग की बात है, फिर है फ्यूज्ड डिपोजिशन मॉडलिंग जिसे PDM कह देते हैं, लैमिनेटेड ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग जो भी आपने LOM सुना था ये। इसके अलावा सेलेक्टिव लेजर सिंटरिंग SLS इसे कहा जाता है, स्टीरियो लिथोग्राफी SL। ये सारे स्टेप्स क्या हैं, सारे टर्म्स क्या हैं और किस प्रकार से रैपिड प्रोटोटाइपिंग के अंतर्गत इनका उपयोग किया जाएगा, ये सब बातें हम इस छठे चैप्टर से यानी मैन्युफैक्चरिंग एप्लीकेशंस रैपिड प्रोटोटाइपिंग के अंतर्गत देखेंगे। ये भी एक अच्छी यूनिट है। और लास्ट में हमारे पास 7वीं यूनिट है जिसका नाम है रोबोटिक्स। इस रोबोट टर्म से आप सब अच्छी तरह से परिचित होंगे, नाम इसका ज़रूर सुना होगा। अब ये रोबोटिक्स किस प्रकार से इंसानी जीवन में इसके जीवन को आसान बना सकता है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो इसमें तो सबसे पहले हम लोग यही देखेंगे कि एक्चुअली में रोबोट होता क्या है, ये टर्म क्या है, कहाँ से आया, कैसे काम में आया और कब किसने शुरुआत की, ये सारी बातें इसके इंट्रोडक्शन में हम लोग देखेंगे। उसके बाद रोबोट कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, इसके कौन कौन से टर्म्स हैं, कैसे कैसे पार्ट्स हैं और किस प्रकार से ये असेंबल होते हैं। उसके बाद देखेंगे रोबोट मोशंस, यानी रोबोट का मोशन कितने एक्सिस में, कितने डायरेक्शंस में हो सकता है, 3D स्पेस में किस प्रकार मूव करेगा, 2D में कैसे मूव करेगा, ये सारी बातें हम रोबोट मोशंस में देखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास रोबोट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज। अब चूंकि रोबोट एक मानवीकृत यंत्र है तो सीधी सी और कंप्यूटर की सहायता से ऑपरेट होता है। कंप्यूटर में आप जानते हैं कोई चीज़ ऑपरेशन के लिए प्रोग्राम्स की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो इस रोबोट को भी डिजायर्ड एक्शंस में मोशन देने के लिए कुछ प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। वो प्रोग्रामिंग किस लैंग्वेज में करना है, ये सारी बातें हम रोबोट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास वर्क सेल कंट्रोल एंड इंटरलॉक। इस रोबोट के अंतर्गत जो कुछ सेक्शंस हैं, कैसे ये कार्य क्षेत्र में जाएगा, कैसे इसे कंट्रोल किया जाएगा और फिर इसे इंटरलॉक कैसे किया जा सकता है, रोबोट सेंसर्स कैसे काम करते हैं, सारी बातें हम इस यूनिट के इस 5वें टॉपिक्स में देखेंगे। और उसके बाद है छठा हमारा रोबोट एप्लीकेशंस, यानी रोबोट का उपयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, ऐसी कौन कौन सी जगह हैं जो रोबोट को हमारे यूज में ला सकता है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम इस कंप्यूटरीकृत मानव का निर्माण किए हैं तो इसका उपयोग जो सबसे डेंजर वाले स्थान होंगे उनके लिए करेंगे, जहाँ पर हमारे कार्य को करने में इंसानी जीवों को ज़्यादा खतरे की संभावना है। ऐसे सारे क्षेत्रों में रोबोट का हम लोग आसानी से उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारे ये 7 यूनिट हो जाते हैं। पहली यूनिट थी हमारी इंट्रोडक्शन टू कैड कैम सिस्टम, दूसरी थी सरफेस सॉलिड मॉडलिंग यूजिंग कैड कैम, यानी सबसे पहली यूनिट में हमने क्या देखा, कैड कैम सिस्टम होती क्या है। दूसरी यूनिट में हमने देखा कि सरफेस या सॉलिड मॉडलिंग कैसे करेंगे कैड कैम सॉफ्टवेयर की सहायता से। तीसरी यूनिट में हमने कुछ वीविंग ऑपरेशंस देखे, किस प्रकार से हमें ये डायरेक्शंस में दिखाई पड़ेंगे। फोर्थ यूनिट में हमने कैम यानी कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन सॉफ्टवेयर्स के बारे में जाना। नेक्स्ट है हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम रैपिड प्रोटोटाइपिंग और लास्ट है रोबोटिक्स। तो इस प्रकार से हमने 7 यूनिट्स को देखा जो हमें आगे इसमें स्टडी करना है और सिलेबस का पूरी तरह से डिस्कशन हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टर्न पर हम लोग अपना पहला यूनिट स्टार्ट करेंगे जो कि होगा इंट्रोडक्शन का। एक बात और बताएं, ये ज़रूरी है कि आप लोग अपने स्टडी को आगे बढ़ाने के लिए एक नोटबुक ज़रूर रखें साथ में, उसका नोट्स बनाते चलें। और इसकी अगर आपको PDF कॉपी की आवश्यकता होगी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, तो वहाँ से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।